हेलो साथियों, मैं डॉक्टर राजेश कुमार फिर आपके सामने आया एक बहुत बेहतरीन वीडियो में। साथियों कहते हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को याद करिए सुबह सपा। गलत है। इसलिए हिस्ट्री सपा होती है क्योंकि उसके कंसेप्ट के बिगड़ डेट से याद करने की कोशिश करते हैं लोग। ये करिए साथियों, वीडियो जरूर थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन अगर आप पूरी देखेंगे तो हिस्ट्री पूरी तरह समझ जाएंगे, मेरा दावा है। चलिए, एक टॉपिक के माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि कैसे हिस्ट्री को याद किया जाता है। हालांकि टॉपिक BA सेकेंड ईयर के कोड A215 के हिसाब से मैंने बनाया है ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और आपको भी हेल्प हो जाए। चाहे आप गृहिणी हैं, काम करने वाले हैं, स्टूडेंट्स हैं, किसी भी क्लास से पढ़ते हैं, लेकिन सल्तनतकालीन भारत को आज समझने का इससे बढ़िया मौका आपको फिर कभी नहीं मिलेगा। देखिए, सल्तनतकालीन भारत यानी 1206 से 1526 तक का इतिहास आज हमें एक चुटकी में सीखने का प्रयास। सल्तनत काल अर्थात राज्य पे शासन करने वाले को सुल्तान कहते थे, इसीलिए इन्हें सल्तनत काल इसका नाम पड़ा। चलिए, अब साथियों हम ये कहते हैं कि इतिहास का चाहे कोई सा भी है, एंशिएंट काल हो, मिडाइवल काल हो, मॉडर्न काल हो, है, उन सबको जानने का कहाँ से हमें पता लगेगा कि इन्हें हम जाने कहाँ से, यानी उनकी जानकारी के स्रोत क्या है? तो इसलिए सल्तनतकालीन भारतीय इतिहास को भी हम कहाँ से जानेंगे? पहले चैप्टर से, पहले यानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो कोई भी चीज़ हो, सबसे पहले चैप्टर हमारा होता है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। हालांकि इसका चैप्टर होना चाहिए सल्तनतकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। चलो कोई बात नहीं, देखो 3 स्रोत होते हैं, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और अन्य स्रोत। साथ ही साहित्यिक स्रोत वे स्रोत होते हैं जो हमें साहित्य के रूप में मिलते हैं अर्थात किताब की शेप में मिलते हैं। पुरातात्विक स्रोत वे स्रोत होते हैं जो हमें खुदाई से मिलते हैं, जैसे सिक्के हो गए, बिल्डिंग होंगे, गुफाएं के ऊपर लेख हो गए, वहाँ से जो हम पढ़ते हैं, सिक्कों के ऊपर लेख जो पढ़ते हैं, हमें पता लगता है भाई ये कनिष्क का सिक्का है, सोने का सिक्का है, तो उस समय के इतिहास के बारे में पता लगता है। अन्य स्रोत वे ये स्रोत होते हैं जो उस समय जो आए हैं विदेशी लोग, उन्होंने जो साहित्य लिखा है। जैसे अगर सल्तनत की बात करें तो इब्न बतूता जो 1333 में आया था, उसके बाद वो आया था, या जो उसने लिखा, यानी इसी तरह के जितने लोग आए हैं जो उन्होंने लिखे वे अन्य स्रोत के अंतर्गत हम रख देते हैं। तो पहले चैप्टर बिल्कुल सिंपल भी। इसके बाद स्रोत के बाद अब हम पढ़े सल्तनतकालीन भारत। देखिए 5 राजवंश आप सल्तनतकालीन भारत इतिहास में याद कर लीजिए, जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं। पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और फिर लोधी वंश। क्लियर? बिगर डेट, पहले डेट नहीं याद करनी है, पहले बता रहा हूँ, पहले डेट से नहीं करना, पहले कंसेप्ट करना है। दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, ये इस तरह से बिल्कुल आराम से। फिर इनसे पहले अब हमें ये देखना है कि अगर प्राचीन काल हिंदुत्व का काल था, हिंदुओं का काल था, अर्थात उसके अधिकांश शासक हिंदू थे। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर हर्ष तक यानी 606 ईस्वी तक सारे शासक हिंदू थे। तो अचानक मध्यकाल या में इस्लाम का आगमन कैसे होगी, भारत में इस तरह की सत्ता कैसे स्थापित होगी, ये एक बड़ा प्रश्न है। इसी प्रश्न को आज सुलझाने का काम करेंगे। देखो, हर्ष के बाद हम देखते हैं छोटे छोटे शासक बन गए, यानी केंद्र सत्ता कमजोर होगी और छोटे छोटे राजवंश बन गए। उनके बीच एकता नहीं थी, एकता नहीं थी, और इसी एकता खामियाजा भुगतना पड़ा भारतीयों को। उसी की ये कहानी है। तो भारत पर इसी क्रम में पहला आक्रमण होता है 712 में ईस्वी में, जो मोहम्मद बिन कासिम करता है। कहाँ का? अरब से आता है। देखिए बड़ा प्रश्न, सिंध पर आक्रमण करता है। हालांकि उसके राजनीतिक कारण थे, लेकिन आराम से उसे हराता सिंध के शासक को, राजा को, दाहिर को, और अपना चला जाता है। यहीं से रास्ता खुल जाता है। भारत लगातार यहीं से तुर्क बार आक्रमण करते हैं, मुगल भी यहीं से आक्रमण करते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा राजनीतिक प्रभाव उस समय नहीं पड़ा उसका, लेकिन फिर भी एक द्वार खुल गया है और एक रास्ता मिल गया लोगों को। ये बड़ा दुर्भाग्य था। तो इसलिए अगर अरब आक्रमण के कारण और प्रभाव हम जरूर पढ़ते हैं तो पढ़ लेना चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आता है, शॉर्ट इसमें से बन सकता है। चलिए, अब अगर मोहम्मद बिन कासिम के भारत पर आक्रमण करने का प्रभाव नहीं पड़ा तो फिर कैसे गुलाम बन गया भारत, यानी किस तरह से मुस्लिम सत्ता स्थापित होगी? बड़ा प्रश्न। चैप्टर नंबर 3 तुर्कों का आगमन। 2 शासक पढ़ लीजिए, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी। महमूद गजनवी 1000 से लेकर 30 तक 17 आक्रमण करे। साथ ही सीखने की क्या जरूरत है? 17 आक्रमण, बैक टू बैक आक्रमण कर रहा भारत पर। 1025 में तो सोमनाथ के मंदिर पे पूरा सोना का सोना लूट कर ले गए। भारत एक सोने की चिड़िया था। 17 आक्रमण में कितना धन लूट कर ले गया होगा, अपने आप समझ ले। 17 आक्रमण भारत पर करे या लूट कर ले गए। भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसे रोक सकता। भीमदित्य भी हार गया, बहुत सारे लोग सब हार गए। क्यों? एकता नहीं थी। फिर दोबारा वही प्रश्न, महमूद गजनवी।
चलिए, महमूद गजनवी तो 17 में लूट कर ले गया, फिर भारत में गुलाम कैसे बन गया, फिर आगे आइए। अब मोहम्मद गोरी 1191, 1192, 1194, 3 युद्ध, मोहम्मद गोरी आता है भारत में, उसे भी रास्ता दिख गया कि भाई भारत को जीतना आसान है, अरे वो भी चला, वास्तव में जब उसे चला तो उसे लगा कि जीत सकते हैं, तो जीता भी। हालांकि 1100 तराई के प्रथम युद्ध में जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, गढ़वाल के शासक, बड़ा जबरदस्त युद्ध हुआ। यदि उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गलती ना करता तो आज भारत गुलाम ना होता, यानी भारत आज इस स्थिति में ना पहुंचता जिस स्थिति में है, गुलाम तो नहीं कह सकते, गुलाम तो अंग्रेजों की स्थिति में, लेकिन इस स्थिति में नहीं पहुंचता जिस स्थिति में है। क्या हुआ देखिए, मोहम्मद गोरी तराई युद्ध में हार गया था, पृथ्वीराज ने पीछा करा, अगर उसे मार देता, लेकिन उसने गलती नहीं की। उसने बहुत बड़ी गलती करी कि वो भागता रहा, क्योंकि इस तरह के युद्धों में भागते हुए लोगों को मारना उनकी परंपराओं के खिलाफ था, इसलिए उसने मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया। बहुत बड़ी गलती करी, उसे मार देना चाहिए था, तो आज ये दिन देखना ना पड़ता, ठीक है। लेकिन ये गलती मोहम्मद गोरी ने तराई के द्वितीय युद्ध में नहीं की। 1191 में फिर बैक करके मोहम्मद गोरी भारत में आया और आक्रमण करा और पृथ्वीराज चौहान को इस बार हरा दिया। अब प्रश्न ये उठता है, 1191 1192 में अंतर क्या पड़ गया? अंतर पड़ गया एकता का। 1191 के युद्ध में चंदावर का शासक जयचंद उसे साथ लड़ा था, तो मोहम्मद गोरी को हराने में कामयाब हो गए। लेकिन 1192 तराइन के युद्ध में चंदावर के शासक, जो वो कन्नौज के शासक राजा जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान राजा जयचंद की पुत्री संयोगता के साथ प्रेम विवाह कर लिया था। इससे राजा जयचंद नाराज था और इसी का खामियाजा इसी का फायदा मोहम्मद गोरी को मिला और पृथ्वीराज चौहान उसमें हार गया। और तराई के युद्ध में अब चंदावर के जो राजा जयचंद था, कन्नौज का शासक, देख रहा था बैठ के कि मेरा कोई दिक्कत नहीं होगी, अब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान हटा दिया, पूरे देश में मैं शासन करूंगा। भूलती मोहम्मद गोरी ने बैक करके फिर 1194 में कन्नौज के शासक जयचंद पर आक्रमण करा, उसके हाथ आंख में तीर भी लगा, कुल में लगा, हार गया। इसके साथ हार के साथ मुस्लिम सत्ता, मैं ये नहीं कह रहा, ये मुस्लिम सत्ता भारत में स्थापित है। यानी कि बाहर से जो लोग आए थे वो धीरे धीरे से भारत में स्थायित्व करते हैं। चलिए, तो तुर्कों के आक्रमण में दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं कि आखिर मानो भारत में जो मध्यकाल जो मुस्लिम सत्ता का केंद्र है, मुस्लिम सत्ता इसमें प्योरिटी में सारे शासक, अधिकांश शासक मुस्लिम है। एंशिएंट हिस्ट्री में अधिकांश शासक हिंदू हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री से मिडावल हिस्ट्री कैसे अलग है, वे शासक किस प्रकार थे, क्या? तो इसी चीज के पांच चैप्टर, दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इन्हें समझ लीजिए आप। देखिए, दास का मतलब क्या है? गुलाम, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और बलबन, ये सब गुलाम थे। दुर्भाग्य देख लीजिए, भारत अब उनका गुलाम हो गया जो खुद गुलाम थे। भारत अब उनका गुलाम है जो गुलाम थे, यानी भारत पर शासन सबसे पहले किसने करा? गुलाम। यानी जीतने वालों में गुण थे ना थे ये तो प्रश्न चिन्ह है, लेकिन भारतीयों के अंदर गुण खत्म हो लिए थे। क्यों? एकता बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी, आपस में बराबर लड़ रहे थे, और इसका खामिया ये अपनी योग्यता से नहीं जीत रहे थे। फिर मैं आपको बता रहा हूं, ये अपनी योग्यता से नहीं जीत रहे थे, बल्कि हम अपनी योग्यता से हार रहे थे। खैर, कोई भी कुतुबुद्दीन ऐबक को ध्यान रखिए। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक पर लॉन्ग क्वेश्चन कभी नहीं है, केवल एक क्वेश्चन बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक पर कि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना करी। कुछ नहीं इसके बाद। फिर इल्तुतमिश पर एक क्वेश्चन बनता है कि इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जा सकता है, क्योंकि इसने खलीफा से प्रमाण पत्र ले लिया था और अपने एल्दोज वगैरह को भी हरा दिया था, और अपनी सत्ता को पूरी तरह खत्म करने के बाद एक कदम आगे बढ़ा दिया था राज्य को स्थायी करने में। इसमें रजिया बहुत इंपॉर्टेंट शासिका है, एक क्वेश्चन बनता है, क्योंकि गुलाम वंश की एकमात्र शासिका मुस्लिम शासिका थी रजिया, जो लाल बुरके में पहनकर पहुंच गई थी मस्जिद के बाद, और वहाँ पर उसने सभी से निवेदन किया था कि मुझे शासक बनाइए। यह इस बात का प्रतीक है कि मुस्लिम जो डायनेस्टी थी वो भी अभी खुले दिमाग की थी, है वहाँ पर, यानी कि महिला को शासक बनाने की संभावना थी, जब तो रजिया शासक बनी। यानी कि इतनी गलत नज़रों से हमें उसे नहीं देखना चाहिए। महिलाओं को काफ़ी लायबिलिटी इस समय देखने को मिलती है, लेकिन पता नहीं इसके बाद नहीं दिखा कुछ भी। इसके बाद में कोई भी मुस्लिम शासिका भारत में शासन करते हुए नजर नहीं आ रही, इवन मुगल काल तक भी नजर नहीं आ रही है बहुत सारे। हालांकि जहांगीर के समय और शाहजहाँ के समय में पावरफुल सत्ता में तो थी मुस्लिम महिलाएं, लेकिन इस तरह से शासक नहीं बनी। इसलिए ये एक बढ़िया तारीफ की बात है कि उस समय महिलाओं को अच्छा स्थान, इसका मतलब इस्लाम के नजरिए से देखा जाता था, और शासिका बनी, और इसीलिए इस पर लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है।
बलबन, देखो बलबन, मैं बता रहा हूँ सब के सब गुलाम थे, ये गुलाम था, ये गुलाम था, ये गुलाम था। तो बलबन के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी गुलाम को किस तरह से राजा घोषित किया जाए। इसलिए बलबन ने क्या करा, राजा का सिद्धांत बदला, राजा का देवीय सिद्धांत कहा, यानी राजा देवता की का प्रतिनिधि है, यानी राजा की हटाया नहीं जा सकता, उसके कहे गए शब्द अंतिम हैं, इसलिए राजा का देवता सिद्धांत। राजा बनने के लिए उसने बड़े बड़े आडंबर करे, बड़े बड़े हेल्ट पहनता था, सोना पहनता था, इस तरह रहता था, और उसके साथ नंगी तलवार लेकर हजारों लोग इस तरह चलते थे ताकि लोगों को में डर और भय हो जाए। रक्त तो लोगों की नीति अपनाई, जो बोला मार दिया, रक्त वाला मार दिया, लोह में तलवार से मार दिया। सजदा और पिबॉस, ऐसे सिजदार पे बॉस की ऐसी परंपराएं चलाई जिससे कि लोग राजा के प्रति सम्मान देखने लगे। तो बलबन बहुत इंपॉर्टेंट शासक इसलिए बनता है कि बलबन ने स्थायी कर दिया इस गुलाम वंश को। हालांकि गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश की स्थापना हुई, जिसमें गयासुद्दीन खिलजी इसका संस्थापक के रूप में जाना जाता है, और लोगों को कुछ नहीं बनता। अलाउद्दीन खिलजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी इसलिए इंपॉर्टेंट है, अलाउद्दीन खिलजी विश्व विजेता बनना चाहता था, दक्षिण की विजय करना चाहता था, और लेकिन उसके पास पैसा नहीं था, स्थायी सेना था। स्थायी सेना रखने के लिए इसने केवल एकमात्र नीति अपनाई, बाजार नियंत्रण नीति। तो अलाउद्दीन खिलजी को अगर किसी को याद रखना है तो उसकी बाजार नियंत्रण नीति याद रखो। बाजार नियंत्रण नीति के विषय उद्देश्य इसको स्थायी सेना रखना था और विश्व विजेता बनना था, इतना ध्यान रखो, बाकी सब अपने आप क्लियर होता चल जाए। चलिए, जब हम तुगलक वंश की बात करते हैं, गयासुद्दीन तुगलक वंश का संस्थापक है केवल, और इससे ज़्यादा इतिहास में इसके लिए कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक बहुत इंपॉर्टेंट शासक, बहुत सारी चीज़ है। एल्फिस्टन ने इसे पागल शासक कहा है, बहुत सारी चीज़ें, पागल था, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ है। तो इसकी 4-5 योजनाओं के आधार पर इसका विश्लेषण करते हैं। दोआब में कर वृद्धि, इसका है नए सिक्कों का प्रचलन, ठीक है, राजधानी परिवर्तन, और तुम्हारा कराची अभियान, ये 4-5 योजनाएं मोहम्मद बिन तुगलक की जो विश्लेषण करने के लिए बहुत जरूर है। राजधानी परिवर्तन इसने ये करा था तो कि वो दक्षिण पर अधिकार करना चाहता था, इसे दिल्ली से तुगलकाबाद अपनी राजधानी ले गया था। उद्देश्य ठीक था, लेकिन दुर्भाग्य था तैयारी पूरी नहीं कर पाया, इसलिए गड़बड़ हो गई। सिक्के का प्रचलन भी बहुत अच्छी थी, चाइना के आधार पर इसने अपने सिक्के चलाए, लेकिन उस पर अपनी मोहर लगाना भूल गया, लोगों ने घर में छाप दिए, इन्फ्लेशन हो गया, दो गड़बड़ है। और दोआब में कर वृद्धि कोई नई बात नहीं थी, इससे पहले भी 1/2% तक कर वृद्धि पहले की जा सकती थी, अलाउद्दीन खिलजी ने भी करी थी, लेकिन इसके ने जब कर वृद्धि करी उस समय अकाल पड़ गया, लोगों के पास पैसा नहीं था, इसलिए यो भी गड़बड़। कराची अभियान के समय बर्फ पड़ गई, इसके सैनिक मर गए, वो गड़बड़। तो इसलिए इसे लोग कहते हैं कि पागल शासक नहीं था, बहुत इंटेलिजेंट शासक था, लेकिन समय इसके साथ नहीं था, इसलिए हुआ। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फिरोज तुगलक कुछ समझने के ध्यान रखें, बूढ़ा है, धर्म के आधार पर शासन करना चाह रहा है, धर्म के आधार पर, इस्लाम के अनुसार सत्ता के अनुसार शासन, इस्लाम में जो भी कानून है उसके अनुसार फिरोज तुगलक शासन करता था, ठीक है। वो नई विजयों के लिए बिल्कुल तत्पर नहीं था, इसलिए ब्राह्मणों पर जजिया वगैरह कर भी इसने लगाया, इसलिए क्वेश्चन बनता है। कंसेप्ट पकड़ लिया फिरोज तुगलक का, मोहम्मद बिन तुगलक कंसेप्ट पकड़ लिया, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी का कंसेप्ट पकड़ लिया, तीनों क्लियर। सैयद वंश में खिजर का कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं है, बस सैयद वंश का संस्थापक का बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। जहाँ तक लड़ाई की बात है, सभी शासक लड़ रहे हैं, क्योंकि संतलत काल का मतलब क्या, संतलत काल, मुगल काल हो, जो भी है, रक्त तो लोक नीति सबकी थी। चलिए, लोधी वंश में बहलोद लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, तीनों लोधी वंश का कंसेप्ट पकड़ लीजिए, कौन सा भी और लिखिए खराब है। लोधियों ने क्या करा, लोधियों ने अफगानों को मित्र को अपने अफगानिस्तान से बुलाया, क्योंकि उनके यहाँ पर मित्र थे, हिंदू उनके मित्र थे, मुस्लिम उनके मित्र थे, और जो स्थानीय शासक थे वो आपस में कठोरता रखते थे, इसलिए इन्हें ऐसा लगा कि हमारे सत्ता यहाँ पर। इन्होंने अफगान से अपने अफगान बरादरी के लोगों को बुलाया, अफगानों को यहाँ बुलाया, उन्हें ऊँचे से मनसब दिए, उनके साथ नीचे बैठ खाते थे, और उनके सामने त्याज बैठ कर उस पर नहीं बैठते थे, उनके साथ नीचे बैठते थे, नीचे सोते थे, यानी उन्होंने समानता का व्यवहार अफगानों के साथ करा, इसलिए इनकी सत्ता स्थापित हो गई। तो जो बहलोद लोधी ने इस नीति पर, सिकंदर लोधी चलता रहा, लेकिन इब्राहिम लोधी ने ये नीति त्याग दी, इसलिए लोधी वंश का पतन हो गया। लोधी वंश के पतन का सबसे बड़ा जो लास्ट मोमेंट है वो पानीपत का युद्ध 1526 में, जो बाबर उसके बीच हुआ। बाबर ने इब्राहिम लोधी को इस युद्ध में हरा दिया, और इसी के साथ इस्लामिक सत्ता यानी सल्तनत काल खत्म और मुगल काल शुरू। तो इस प्रकार से हमें समझना, साथ फिर बता, हिस्ट्री को बड़े आराम से कहानी के रूप में मजे से एंजॉय कर करके समझिए, एक एक चीज़ करके, डेट में मत फंसिए, स्टार्टिंग है आराम से। जब हम कहते हैं दिल्ली सत्य पतन के कारण, अरे सबको पता पतन के क्या कारण होते हैं। सबसे बड़ा पतन है उत्तराधिकार का अभाव था, योग्य शासक नहीं थे, कोई नियम कानून नहीं था, क्यों है, नियम कानून नहीं था, स्थायी सेना नहीं थी। कोई भी कारण लिखिए आप, जोन सी हेडिंग बना दें, वही कारण है। तो सबसे बड़ा कारण, जो लोग आया, जो व्यक्ति संसार में आया उसका पतन होना निश्चित है।
तो इसलिए ये सत्ता भी आई तो ये भी खत्म, मुगल काल भी खत्म हुआ, अंग्रेजों का काल भी खत्म हुआ, सबका काल खत्म हुआ है, तो इनका खत्म हो गया तो कोई नई बात नहीं है। जी, अगर शासन व्यवस्था की बात करें, शासन व्यवस्था सीधी बात, केंद्र शासन, प्रांतीय शासन, स्थानीय शासन। हमेशा कोई भी क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन हो, इसमें से हो का जब भी शासन व्यवस्था की बात है, शासन जब भी केंद्र शासन यानी राजा जिसका नेतृत्व करता है, प्रांतीय शासन प्रांतपति होता है जैसे हमारे यहाँ मुख्यमंत्री हो गए, और स्थानीय शासन में गांव का शासन या नगर का शासन, बिल्कुल आज का शासन समझ लीजिए आप, कोई नई चीज़ नहीं है। इस प्रकार से हिस्ट्री को मैं फिर एक बार आपको बताना चाहता हूँ, हालांकि वीडियो लंबी हो जाएगी, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट समझाने में जरूर कोई ये छोटी वीडियो नहीं बन सकती हिस्ट्री की, इसलिए मैं जल्दी कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए एक बार नई इसको बता दूँ कि जब भी किसी हिस्ट्री को समझना हो, शुरू में जाकर उसके कंसेप्ट समझ लीजिए, एक एक करके सब चीज़ समझ लीजिए, बिल्कुल हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी। इसी के साथ मिलते हैं भाई, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए।